नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। ये जो अभी चल रहा है सेफ्टी एंड हेल्थ का क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज। और ये आपका आज जो है क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले वाला अगर क्लास आप नहीं देखे तो देख लीजिए सबसे पहले वो, ताकि आपको आगे का क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएगा। जो हम पीछे 2 क्लास किए हैं उसमें जितना भी आपका एएलपी में और टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया था उसको हम लोग कर लिए हैं। अब जो इससे आगे करेंगे ये आपका अलग अलग और एग्जाम में आया हुआ है, जितना भी पीएसयू है उसमें आया हुआ है और दूसरे स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ है, इसरो में, बार्क में, इस सब में आपका आया हुआ है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर है। इससे पहले हम जो 2 क्लास लिए हैं उसमें एक में तो हम लिए थे आपका 1 से लेकर 10 तक और दूसरे में लिए थे 11 से 25 तक हम क्वेश्चन कर लिए थे पहले। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तक जो होता है उसमें नहीं रहता है। जो आपका सेफ्टी के लिए जो एक पुस्तक दिया जाता है उसमें से इसमें से क्या इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, वो पुस्तक कौन सा होता है? तो आपका हैंडबुक होता है। ये कौन सा हैंडबुक है? तो जो आपको इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी पर्पस के लिए जो हैंडबुक दिया जाता है उसमें से इसमें क्या नहीं रहता है। चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते इसे हमें पता लगेगा। देखिए पहला आपका क्या कि आधारभूत जानकारियां यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है हैंडबुक के अंदर रहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सेफ्टी से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन ये आपका सही है ऑप्शन, मतलब ये चीजें हैंडबुक में रहता है। अगला है आपका कि डायरेक्शनल डिस्क्रिप्शन। ये भी आपका रहता है कि कौन से स्टेप के बाद हम कौन सा काम करना है, मतलब हमें वो बुक जो है एक डायरेक्शन देता है कि कैसे हमें सेफ्टी बरतते हुए आगे का काम करना है। ठीक है, अगला आपका क्या है कि सामान्य दोष। देखिए सामान्य दोष के बारे में भी उसमें दिया रहता है कि क्या आपको नहीं करना है, वो करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। अगला आपका क्या है कि कारखाना कानून यानी कि फैक्ट्री एक्ट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो हैंडबुक होता है उसमें आपका कारखाना कानून यानी कि फैक्ट्री एक्ट नहीं रहता है, बाकी ये तीनों चीज जो है आपका रहता है उसमें। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है, डायरेक्शनल डिस्क्रिप्शन रहता है और आपका जनरल डिफेक्ट होता है। ये चीजें आपको उसमें रहता है। ये क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में आपका गलत है। आपको परीक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन में गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके वजह से भी कई बार क्वेश्चन गलत आप टिक लगा देते हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ते समय में। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहला आपका क्या है क्वेश्चन, आपको क्या पूछा समझ गए ना कि अग्नि सुरक्षा के बारे में कौन सा इसमें से गलत है। मतलब 3 तो इसमें ऐसा चीज होगा जो हमें वो सुरक्षा बरतना है किस टाइम में, जब कहीं भी आग लग जाएगा तब, और एक ऐसा होगा जिसको उससे कोई मायने मतलब नहीं होगा। ठीक है, पहला आप ऑप्शन देखिए, कह रहा है कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितीकरण। तो ये आपका कोई भी इसको अग्नि सुरक्षा से लेन देन इसको नहीं है, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है कि रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल यानी कि नियमित निकासी ड्रिल जो होता है ये बिल्कुल रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई बड़ा सा बिल्डिंग है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी, अगर वहाँ आग लग गया तो वहाँ जो भी पर्सन जाएगा बचाने के लिए यानी कि जो सेफ्टी के तरफ से जाएंगे लोग, वो क्या करेंगे ना कि इसी ड्रिल यानी कि नियमित ड्रिल जो है, निकासी ड्रिल, इसी के माध्यम से उसमें से लोगों को सुरक्षित जो है वो बाहर ला पाएंगे। और उसी समय ये अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं कि पैनिक नहीं होना है, जो भी काम है उसको स्टॉप कर दीजिए, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। तो ये सब अनाउंसमेंट किया जाता है उनके द्वारा, जो सेफ्टी के तरफ से उनको बचाने के लिए जाता है उनके द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन समझ गए। अगला देखिए, अगला है आपका कि मेंटेनेंस एंड चेकिंग ऑफ फायर इक्विपमेंट। तो बिल्कुल ये चीजें होना चाहिए। हमें क्या करना है कि जो भी वहां पे उस बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो आग से बचाव के लिए जो चीजें लगा हुआ है इक्विपमेंट, उसको हमें समय समय से चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले लगाए उसको छोड़ दिए हैं और पता चला जिस समय हमको जरूरत है उस समय वो वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसको रेगुलर समय समय से चेक करते रहना है। ठीक है, अगला आपका क्या है, अगला आपका थोड़ा नीचे ढक गया लेकिन देखिए फिर भी दिख रहा है, यानी कि यही आपका हो गया, मतलब डी नंबर आपको नीचे ढक गया। नीचे जो ढका हुआ है मैं बता देता हूँ क्या। देखिए जैसे कि इसमें है
कि जो भी आपका एम्प्लॉय होता है उसको ट्रेनिंग देना समय समय से, क्या करना है, उसको ट्रेनिंग देना है ताकि वो क्या कर सके, जब वैसा घड़ी आए वैसा समय आए तो वो इक्विपमेंट को यूज कर सके। उनको प्रशिक्षण देना है कि अगर मान लीजिए आग लग गया तो वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज कैसे करना है, इस चीज़ों के बारे में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो यही था। तो ये आपका बी, सी और डी में जो बात था ये हमारे लिए जरूरी है अग्नि सुरक्षा के लिए, जबकि आपका ऑप्शन ए है इसका कोई लेना देना नहीं है अग्नि सुरक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोडा एसिड जो है अग्निशामक में कौन सा जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका सोडा एसिड अग्निशामक जो होता है उसमें कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है उसमें यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आपको एक रिएक्शन बना करके दिखा देते कि कैसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, उसके बाद जो है हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और वही वाटर जो है आग को बुझाने में काम आता है। हम आपको पहले ही वाला क्लास में बताए थे कि जब भी हम वाटर से अगर आग को बुझाएंगे इसका मतलब क्या है, वो क्लास ए का आग है, या तो लकड़ी से लगा हुआ है या तो कागज से या कपड़ा से या कूड़ा करकट से लगा हुआ है, जिसको हम कार्बोनेशन फायर भी बोलते थे ना। ये हम आपको क्लास 1 में ही पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिए, लेकिन यहाँ पे हम आपको रिएक्शन बना करके थोड़ा दिखा देते। यहाँ हम थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 हो जाएगा। और यही जब दोनों मिलता है तो आपका क्या बनता है, तो आपका सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4 प्लस में आपका वाटर यानी कि H2O और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से यानी कि CO2 आपका बाहर निकलेगा। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप 2 मोल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए और उसके बाद क्या आपका NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCA3 हो जाएगा। ठीक है, Ca3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये चीज़ें बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे 2 मोल ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका ये है तो ये यहाँ से क्या हुआ कि वाटर आपका बाहर के तरफ निकला। अब यही वाटर क्या किया है कि क्लास ए के आग को बुझाने में काम आएगा, यानी कि क्लास ए के आग को बुझाने में काम आएगा। और जो क्लास ए का जो आग होता है ये किस किस वजह से होता है, किस किस वजह से लगता है, तो लकड़ी, कागज, यहाँ मैं लिख देता हूँ कपड़ा, आप पूरा करकट, ये सब चीजें आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि क्लास ए के आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि ए सेफ वे ऑफ वर्किंग, मतलब जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका करने का एक सही तरीका जो है आपका क्या है, मतलब कोई काम अगर हम करते हैं तो उसका करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो इसका सही तरीका क्या होगा कि जो हम काम करते हैं वो हमारा काम इफेक्टिव भी होना चाहिए, और दूसरी बात क्या, वो उसमें करेक्शन, मतलब उसके अंदर जो है ना कि करेक्शन मतलब एक राइट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इफेक्टिव का मतलब क्या, जो हम करते जा रहे हैं वो हमारा सही हो रहा है, और जो हम आगे कर रहे हैं जो डायरेक्शन है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो यही बात है यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि एन इफेक्टिव एंड करेक्ट वे ऑफ वर्किंग, मतलब सबसे पहले बात कि हमारा वो काम जो कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा उसका करने का तरीका भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका कार्य करने का एक जो है प्रभावी और सही तरीका। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कह रहा है किसी दुर्घटना की स्थिति में जो है पीड़ित व्यक्ति को तुरंत जो है क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हैं लेकिन वहां पे कोई व्यक्ति है जो दुर्घटना ग्रसित हो गया है, तो उसके साथ आपको तुरंत क्या करना है। देखिएगा अब का जो मतलब समय है इसमें क्या करता है लोग, सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसका वीडियो बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, उसको सबसे पहले कहाँ पहुँचाना है, तो डॉक्टर के पास ले जाना है, मतलब उसको मदद करना है। वो मदद कैसे करिएगा, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि अगर
अगर उसको आप मतलब उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है अगर आप जानते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, या तो उसको तुरंत जो है डॉक्टर के पास आपको लेकर के जाना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए क्या है आपका ऑप्शन सी में, सी कह रहा है आपका कि सहायता प्रदान करनी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, उसको कि सहायता प्रदान करिए। वो सहायता किस रूप में प्रदान करिए, तो या तो आप डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, या डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, उनको फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए, इस सब के रूप में आप उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये सब के सब क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर है वही ये सब प्रश्न है, और यहीं से प्रश्न आपको कहीं ना कहीं रिपीट होने के लिए एग्जाम में आपको मिलेगा रिपीट होते हुए। ठीक है, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अगर आपको जो है द फर्स्ट एड फॉर द स्नैक बाइट, अगर मान लीजिए किसी को अगर सांप काट लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी को अगर सांप काट लिया तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में जो कुछ भी है उससे पहले आपको सबसे पहले कोशिश क्या करना है कि डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया गया तो उसके हिसाब से आंसर है यहाँ पे अवेलेबल आपका। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि घाव पर जो है कपड़ा बांधना तथा जो है खून बहने देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्नैक है यानी कि सांप है, वो मतलब दांत काट लिया, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे उसके अंदर तो विष चला गया। अब क्या करना है ना कि यहाँ से खून को बहने देना है बाहर। जब ये खून बाहर की तरफ बहेगा ना तो क्या होगा कि उसका विष जो है बाहर की तरफ निकलेगा, और उसके साथ भी क्या करना है कि ड्रेसिंग भी कर देना है। मतलब अगर यहाँ पे अगर साइड में आप ड्रेसिंग कर देते हैं तो क्या होगा, पीछे वाला ब्लड नहीं आएगा, और दूसरी बात की विष भी अंदर की तरफ नहीं फैलेगा। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है आंसर आपका कि घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए जो है घाव को जो है काटना। घाव को काटना का मतलब क्या, अगर यहाँ पे कटिंग थोड़ा लगा देते हैं ना तो क्या होगा, वहां का जो ब्लड है, जो विष वाला ब्लड है, वो आपका बाहर आ जाए। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि यदि एक मरीज मुंह से जो है श्वसन प्रक्रिया सही से नहीं कर पाता है तो उसको जो है प्राथमिक उपचार जो है मतलब किसके अनुसार मतलब आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो मुंह से सांस लेने में मतलब अगर सक्षम नहीं है तो उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात, उसको डॉक्टर तक आप ले जाइए। ठीक है, जो कृत्रिम श्वसन का व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको जो है ऑक्सीजन जो है प्रदान किया जाएगा, या ऑक्सीजन उनको दिया जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। अब इसके लिए भी 2-3 विधि होता है। जैसे कि एक तो होता है कि सैफर विधि होता है। सैफर विधि में क्या करते हैं कि पेट के भरे लेटा देते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो थोड़ा सा प्रेशर देते और रिलीज होने देते, प्रेशर देते रिलीज होने देते। अगर ये प्रक्रिया जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार अगर करते हैं और इसको अगर कंटिन्यू रखते हैं थोड़ा देर तो उनका सांस जो है सामान्य हो जाएगा। और दूसरा होता है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं कि पीठ के भरे लेटा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये हाथ को ऐसे कर देते और इसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब जैसे कि सामने जैसे लेटा देंगे ना तो नीचे हो जाएगा ना, तो नीचे ऐसे ऐसे करने से 1 मिनट में अगर 10 से 12 बार करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि श्वास का दर सामान्य हो जाता है। ठीक है, अगर इस सब से भी नहीं हो रहा तो फाइनली उनको डॉक्टर ठीक करेंगे, जो आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है उसके माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनके साथ जो है अगर एक मरीज जो है मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने में मतलब वो अगर समर्थ नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राथमिक उपचार को जो है नियमानुसार करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए, तो तुरंत उनको चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, चिकित्सा सहायता उनको प्रदान करना चाहिए, मतलब डॉक्टर तक उनको लेकर के जाना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, ऐसे देखते ही आप छांट दीजिएगा। मतलब बी में कह रहा है कि हड्डियों को देखिए, क्या उसमें हड्डी को देखना है, नहीं, हड्डी को नहीं देखना होता। ठीक है, कह रहा है कि शरीर को जो है कंबल से यानी कि गर्म रखिए। ये सब आंसर नहीं हो सकता ना, अगर श्वास का प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगला आपका है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि चेक द मतलब पल्स, पल्स को चेक करना चाहिए। श्वास का अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, ये सब बाद में करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूज फॉर यानी कि हेड प्रोटेक्शन, सर को बचाने के लिए किसका यूज किया जाना चाहिए। सर को अगर बचाना है यानी कि सर की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो सर की सुरक्षा के लिए आप हेलमेट का प्रयोग करते हैं, तो एक हेलमेट तो आपको ऑप्शन बी में दिख गया। दूसरी बात, हार्ड हैट का भी यूज करते हैं, ये आपका हेलमेट के समान ही होता है। तो ये दोनों हम यूज करते हैं किस लिए, सर को बचाने के लिए। किस लिए, सर को बचाने के लिए। मेरे पास हेलमेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। टूल्स वाला अगर वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये हेलमेट्स है। ठीक है, इसको देखिएगा, कंपनी के अंदर लगाए रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सर को सुरक्षा मिलता है। हम टूल्स का एगो प्रॉपर वीडियो बना दिए जिसमें आपको जितना भी टूल्स होता है फीटर के अंदर वो सब हम आपको उसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है, आपका कोई भी ब्रांच है ना तभी भी देख लीजिएगा वो टूल्स वाला वीडियो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि हार्ड हैट्स एंड हेलमेट्स हो जाएगा। ठीक है,
सर के बचाने के लिए। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया 2016 में, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि फॉर आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, मतलब आंख के सुरक्षा के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो आंख के सुरक्षा के लिए आप गगल्स का भी यूज कर सकते हैं, ग्लास का भी यूज करते हैं, तो ये आपका जनरल लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि फेस शील्ड, फेस शील्ड जो है ये आपका वेल्डिंग जो लोग करते हैं, मतलब जो वेल्डर होते हैं उनके द्वारा ये जनरली यूज किया जाता है, ताकि उनको वो अपने आंख को जो है हीट से और रेडिएशन दोनों से अच्छी तरह से बचा सके, आंख को भी बचा सके, अपने फेस को भी बचा सके। इसीलिए किसके द्वारा, वेल्डर के द्वारा ये यूज किया जाता है जनरली। किसके द्वारा, वेल्डर द्वारा जो है ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, वेल्डर के द्वारा यूज किया जाता है जिस समय में वो वेल्डिंग करते हैं। किस समय में, जिस समय में वो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं उस समय में ये सब चीजें लगाया जाता है, यानी कि फेस शील्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कि इसमें से आपका सभी के सभी आपका सही है। ये सब हमें जरूरी है आंख के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अगर हमें बॉडी का सुरक्षा करना है तो क्या क्या चीज हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बॉडी के सुरक्षा के लिए ओवरऑल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं हाथ में। देखिए ओवरऑल्स में क्या होता है ना, कि जैसे कि एकदम ऐसा मान लीजिए कि चुस्त टाइप का कोई कपड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि आप मशीन पे काम करते हैं तो बोला जाता है ना कि आपको धोती नहीं पहनना है, कुर्ता नहीं पहनना है, गमछा नहीं डालना है, टाई नहीं लगाना है, रिंग नहीं पहनना है। इस सब से क्या होता है कि खतरा बढ़ जाता है, समझे ना, कि सावधानियां हट जाता है और खतरा जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि ये एक ऐसा ड्रेस होता है कि जैसे कि आपको पहन लीजिएगा तो एकदम फिट लगेगा, मतलब एकदम चुस्त टाइप का आपका शरीर में ये हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा, इधर उधर लटका फटका नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका ग्लव्स। देखिए ग्लव्स जब हाथ में आप लगा के काम करते हैं ना, तो मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री में अगर काम करे, कोई बोतल छूना है, कुछ भी आपको उठाना है, तो आपके हाथ में ग्लव्स होना एकदम कंपलसरी है। या तो आप केमिकल इंडस्ट्री में नहीं भी काम करते, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अगर ग्लव्स नहीं लगाए, मान लीजिए कि कोई आयरन है, ठीक, मतलब कोई लोहा का रड है, उसमें जंग लगा हुआ, अगर उसको आप छूते हैं तो आपका स्किन खराब हो सकता है, आपके स्किन के साथ वो रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए आपको ग्लव्स लगाना बड़ी जरूरी होती है। उसके बाद आपका एप्रोन है। तो देखिए एप्रोन भी क्या होता है कि बॉडी के ऊपर हम डालते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या रहता है कि कवर रहता है। ठीक है, मतलब ये भी सुरक्षा का एक पार्ट है, बॉडी सुरक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें से सभी के सभी आपका सही है। ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि यहाँ पे एक फिगर होना जरूरी था, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि ये सब चीजें होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको दिखा देंगे, या ऑप्शन भी आएगा तो उसके साथ हम आपको लगा करके दिखा देंगे। यहाँ पे छूट गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा, जैसे कि मान लीजिए कि आप ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय आपको कहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। ये चीज़ आप देखे भी होइएगा, देखिए यानी कि बाजार उजार साइड में अगर कोई चाकू को तेज करने वाला जो रहता है, ग्राइंडिंग करते रहता है, तो उनको देखिएगा ना कि उनके सामने नहीं, फ्रंट में नहीं खड़ा होता है, चाहे बैक में नहीं, उसके साइड में खड़ा होता है। साइड में क्यों खड़ा होता है कि उसके फ्रंट साइड से क्या होता है ना कि उसके बहुत सारा पार्टिकल जो होता है वो निकलते रहता है, लुत्ती जैसे उसके अंदर से निकलते रहता है। मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, और ये ग्राइंडिंग व्हील के अंदर ये आपका मान लीजिए कि ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका शाफ्ट हो गया, और ये आपका पूरा का पूरा ग्राइंडिंग व्हील है। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील, मान लीजिए कि ये ग्राइंडिंग व्हील जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट कर रहा है ना, तो ये देखिएगा इधर के तरफ ना बहुत सारा मटेरियल उड़ करके बाहर जाता है, इधर की तरफ मटेरियल उड़ करके बाहर जाता है, और एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लुत्ती जैसे, आग जैसे बाहर की तरफ निकलते रहता है, हीट हो करके। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है, अगर यहाँ पे खड़ा है, तो समझते हैं ना इसका हालात बहुत खराब हो सकता है, समझ रहे हैं, सबके सब इसी के ऊपर पड़ेगा। तो इसी के लिए इसके फ्रंट में नहीं खड़ा होकर, कहाँ खड़ा होता है, इसके साइड में। अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो जाए तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस ग्राइंडिंग व्हील से, ग्राइंडिंग व्हील को चलने से। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्टैंड ऑन द बेसिस, यानी कि साइड ऑफ द व्हील्स। स्टैंड मतलब जो खड़ा होना है ना, कहाँ होना है कि व्हील्स के साइड में खड़ा होना है, उसके फ्रंट में खड़ा नहीं होना है। ठीक है, कहाँ पे खड़ा होना है, उसके साइड में। यही पे हिंदी में भी लिखा है, देखिए व्हील्स की साइड में खड़े होकर के काम करना चाहिए या खड़ा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा है और सिंपल है। आप लास्ट लाइन खाली पढ़िए, क्या कह रहा है कि कक्षा यानी कि क्लास डी आग को बुझाने के लिए, क्लास डी आग को बुझाने के लिए ज्यामितीय आपका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा। ज्यामितीय प्रतीक पूछा जा रहा है, यानी कि ज्योमेट्रिकल सिंबल जो होगा वो क्या होगा और किस कलर का होगा।
तो हम आपको क्या बताएं, 4 प्रकार का, हमको 4 क्लास का हम आपको फायर बताएं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अब उस चारों का हम ज्योमेट्रिकल सिंबल जो है क्या होता है और उसका कलर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। यहाँ डी का आया हुआ है, आपसे ए बी सी कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और खास करके वाइवा में, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, स्किल टेस्ट अगर कहीं दे रहे तो वहाँ भी पूछा जाता है, और ये आपका परीक्षा में भी आया हुआ है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ होगा ढक गया है, तो हम आपको क्लास सभी बता देते हैं। यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे लिख देते, ठीक है। स्पेस तो थोड़ा कम है इसमें, लीजिए एक पेज ही हम ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया, क्लास आपका डी हो गया। ये सभी क्लास के आप एक ही बार याद रखें। देखिए आपका क्लास ए जो होता है इसका ज्योमेट्रिकल सिंबल होता है क्या, ट्रेंगल होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ट्रेंगल होता है। ये कैसा होता है, ट्रेंगल, ठीक है, आपको याद रखना ट्रेंगल। और ये कैसा कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरा होता है, हरा रंग लिख लीजिए, ठीक है। और ये जो आपका क्लास बी जो है ये कैसा होता है, तो ये आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर होता है। और ये किस कलर का होता है, तो ये आपका रेड होता है। कैसा होता है, तो आपका रेड होता है, यानी कि लाल, लाल रंग का, ठीक है। और ये आपका क्लास सी जो है ये कैसा होता है, तो ये आपका सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल होता है। और ये किस कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होता है, ब्लू यानी कि नीला कलर का होता है, नीला रंग का ये आपका होता है। अगला आपका जो क्लास डी है ये होता है आपका स्टार होता है, ठीक है, ये स्टार होता है। और ये किस कलर का होता है, आपका येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो, येलो कलर का होता है, यानी कि पीला कलर का होता है, पीला रंग का ये होता है। तो ये आपको चारों याद रखना, ये आपका ज्योमेट्रिकल सिंबल है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आपका सिंबल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिकल सिंबल है, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिकल सिंबल हो गया। ये आपका ट्रेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सर्कल दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है। अगर इसमें आप कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ स्क्वायर जो है लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप रेक्टेंगल से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, चारों का चारों क्लास आपको याद रखना, एक से आपका काम नहीं चलेगा। तो आपका क्लास डी के बारे में पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, क्लास डी के लिए येलो हो जाएगा, जो आपका स्टार हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन का आपका आंसर आपको पता चल गया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि यानी कि येलो स्टार होता है, जो आपका ज्योमेट्रिकल सिंबल होता है क्लास डी का, वो क्या होता है, येलो स्टार होता है, यानी कि पीला सितारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि एन एक्सीडेंट डैश इट अकर, मतलब एक दुर्घटना जो होता है डैश होती है। दुर्घटना क्या होता है, देखिए दुर्घटना जो होता है ना वो एक अनवांटेड चीज होता है, जिसको हम कभी चाहे नहीं होते हैं, और वो क्या होता है, अचानक हो जाता है। मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं, कहीं कोई और जा रहा है, ठीक है, और वो एक्सीडेंट कर गया, क्या उसके मन में उसके बारे में कोई भी चाहत था, नहीं था, तो वो कैसा है, अनवांटेड चीज है। कैसा है, अनवांटेड इवेंट है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि अवांछित घटना को ही हम क्या बोलते हैं, दुर्घटना बोलते हैं, जो हमारे मन में कोई चाहत नहीं था, हम चाहे नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फायर मतलब किसका किसका कॉम्बिनेशन मिला करके हमारा फायर बनता है, यानी कि आग बनता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन मिला करके आग बनता है। देखिए आग बनने के लिए हमें 3 चीज का बड़ी जरूरी है। किसका, तो सबसे पहले बात ईंधन यानी कि फ्यूल का जरूरत है, दूसरी बात ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ठीक है, और तीसरी बात हीट का होना जरूरत है। और वो भी कितना हीट, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हीट दे दिया, ऐसे फूंक दिए जोर से और उसमें थोड़ा हीट निकला उससे जल, नहीं, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ऊपर हमें हीट देना पड़ेगा, तब वो जा करके जल पाएगा। तो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल जो है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा ट्रायंगल सही से बना लेते। देखिए यहाँ पे बना दे रहे, देखिए थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि हम ऐसे बना दिए कि ये आपका सिंबल है आग का, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका मान लीजिए कि इसके अंदर क्या आपका आग जल रहा है, ठीक है। तो ये आग जलने के लिए क्या क्या आपको जरूरत है, सबसे पहले बात आपका क्या, फ्यूल, फ्यूल आने की ईंधन, ईंधन का आपको जरूरत है। उसके बाद क्या, ऑक्सीजन को आपको जरूरत है। उसके बाद क्या, हीट, हीट आने की उष्मा,
उष्मा की आपको जरूरत हो। ये तीनों चीज जब मिलेगा तब क्या होगा, आपका आग जो है ये आपका बनेगा। ये बात तो आप समझ गए। तो क्वेश्चन का आंसर तो आप निकाल लिए कि सर ये तीनों मिल गया तो आग बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आग बुझाने के लिए क्या होगा ना, इसमें से कोई भी एक चीज हटा दीजिएगा तो आपका आग जो है बुझ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक चीज हटा दीजिएगा तो आपका आग जो है बुझ जाएगा। तो यहीं पे जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए इसे फ्यूल को हटाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टार्वेशन बोलते हैं। मतलब अगर हम आग को फ्यूल को मतलब आग से फ्यूल को यानी कि ईंधन को अलग करते हैं तो उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, स्टार्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फ्यूल को अलग कर रहे हैं, ईंधन को अलग कर रहे हैं तो ये कौन सा, स्टार्वेशन मेथड लिख लीजिए यहाँ पे, मेथड, स्टार्वेशन मेथड बोलते हैं। यहीं पे अगर हम हीट को अलग कर लेते हैं आग से तो उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, तो कूलिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलिंग, कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, स्मूथरिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस तो कम है लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा करके लिख देता हूँ। देखिए मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, SMOOTHRING, स्मूथरिंग बोलते हैं। ठीक है, मेथड, मेथड। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो उसका कौन सा मेथड बोलते हैं, स्मूथरिंग बोलते हैं। उसकी वजह से आग बुझ जाएगा जब अलग कर लेंगे तो। अगर फ्यूल को अलग करते हैं तो उसको हम स्टार्वेशन बोलते हैं, और जब हम हीट को अलग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग मेथड बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो बड़ी आसानी से अब आपको पता चल गया। क्या चाहिए, तो हमें ईंधन चाहिए, उसके बाद उष्मा चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल गया तो हमारा क्या होगा, आग बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या है कि आग की श्रेणी, यानी कि आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन यानी कि जो आपका गैस है या द्रवीकृत गैस आता है, तो कौन से श्रेणी में आपका आता है। और ये देखिए, ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, टेक्नीशियन, इसरो के टेक्नीशियन में पूछा गया है। और ये जरूरी नहीं कि 16 में इसरो में पूछा गया तो इस बार ALP में या टेक्नीशियन में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात, यहाँ पे 4 को कैटेगरी दिया है। तो आपका कैटेगरी ए में क्या आता है, जो आपका कैटेगरी ए होता है, जो आपका कैटेगरी ये होता है, इसमें क्या आता है आपका, तो जैसे कि आपका लकड़ी, लकड़ी, और क्या हो जाएगा आपका कपड़ा, कपड़ा, कागज, कागज, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, ये सब आपका किस में आ जाएगा, क्लास ए में आ जाता है। और क्लास ए फायर को और क्या बोलते हैं, तो कार्बोनेशन फायर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया। क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन फायर, इसी को बोलते हैं क्लास ए के फायर को। और इसके वजह से इसमें आग लगता है। इसको बुझाते हैं किस चीज़ से, तो यहाँ पे थोड़ा ये भी लिख लीजिए, इसको हम बुझाते हैं, पेन चेंज करके लिख देंगे इसको। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से पता चले। देखिए इसको बुझाते हैं किस चीज़ से, तो पानी से, पानी से, और किस चीज़ से, तो मिट्टी से, और किससे, तो बालू से, बालू यानी कि सैंड से इसको हम बुझाते हैं। तो इतना बात आपको क्लास ए से याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्लास बी को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्लास बी जो है, इसमें आपका जो भी द्रव जो होता है ना, द्रव जो फ्यूल होता है यानी कि द्रव ईंधन से की वजह से अगर आग लगता है तो हम किस में रखते हैं, क्लास बी में। यानी कि आपका द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल की वजह से जब लगेगा तो क्लास बी में रखेंगे। लिख लीजिए यहाँ पे, लिक्विड फ्यूल की वजह से। तो लिक्विड फ्यूल क्या क्या हो सकता है, तो आप खुद सोचिए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, ये सब चीज़ें हो गया ना। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि इसको बुझाते हैं किस चीज़ से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विड फ्यूल लीजिए तो बुझाते हैं किस चीज़, जैसे कि आपका फोम हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इससे हम बुझाते हैं। किससे, फोम से, फोम या कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब का प्रयोग हम इसको बुझाने के लिए करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका कौन सा है, तो आपका क्लास क्या है, तो सी है। इसमें आपका क्या होता है, तो गैस इसी में आता है। ठीक है, गैस, गैस में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे कि आपका LPG हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो ये सब आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, गैस के बारे में पूछा था तो ऑप्शन आपका सी। क्लास डी में आपका क्या आता है, तो क्लास डी में जो बिजली की वजह से आग लगता है वो किस में आता है, क्लास डी में। यानी कि बिजली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिजली के वजह से, ठीक है, जो आग लगता है किस में आता है, क्लास डी।
और इसको बुझाते हैं किस चीज़ से, ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए तो आपका क्लास जो आपका सी हो गया, इसमें जो है गैस से लगता है, इसको बुझाते हैं किस चीज़ से, तो हम बुझाते हैं इसको यहाँ पे एरो दे करके आगे करके लिख देते। देखिए CO2 का भी यूज करते हैं, CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका जैसे कि क्लास डी हो गया, इसमें हम CTC का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, हेलोन गैस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो सूखा बालू होता है यानी कि सूखा सैंड जो होता है यानी कि शुष्क जो आपका रेत होता है उसका भी प्रयोग करते हैं। हम क्लास सी में भी हेलोन का प्रयोग करते हैं, हेलोन गैस का इसमें भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना बात याद रखना है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देखिए। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी छूट जाएगा ना, तो हम जरूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम वो चीजें आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैच कराने के लिए, और ये भी क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन के एग्जाम में आपका पूछा गया है फीटर में 2015 में, तो बड़ी आसानी से इसको मैच कर लीजिएगा। जो क्लास ए फायर होता है वो किस में होता है, तो ये आपको मिलान करने वाला है। ये वुड में जब लकड़ी में लगता है तो ये किस में आता है, क्लास आपका ए में आता है जब लकड़ी में लगता है, ठीक है। क्लास बी में मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड की बात कर रहा होगा, द्रव का, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, ठीक है। क्लास सी में क्या हो जाएगा, तो क्लास सी में आपका गैस आता है तो इससे मिल जाएगा। और जो आपका बच गया क्लास डी, तो ये किससे हो जाएगा, आपका मेटल से मिल जाएगा, ठीक है। अगर 3 आ रहा है तो चौथा नहीं आ रहा है तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें मेटल से यहाँ पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिए, यानी कि विद्युत की वजह से भी होता है, यानी कि विद्युत की वजह से भी जो आग लगता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो भी आपका इसी में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें आपको, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। लेकिन कहाँ पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा, बहुत जल्दी ये डल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका मिलान हो गया। आप देख लीजिए यहाँ ए जो है किससे मिल रहा है, 2 से। देख लीजिए एक ही में शायद ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका आंसर जो है आपका जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्या कह रहा है कि कारखाना कानून जो है 1948 भाग 23 के अनुसार कौन से मशीन जो एक खतरनाक मशीन नहीं है। देखिए ये अपने अनुसार डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा खतरनाक है कौन सा नहीं है, अपने अनुसार नहीं करना है। ये जो आपका कारखाना कानून है यानी कि जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 वाला, उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। अपने अनुसार नहीं बताना है कि भाई ये ज़्यादा डेंजर हमको लग रहा है या ये कम लग रहा है, ऐसे नहीं बताना है। हमको किसके अकॉर्डिंग बताना है, इसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, मतलब जो आपका ग्राइंडिंग मशीन है, वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, वो जनरल यूज में। बाकी जो आपका 3 है ABC, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो जो आपका फैक्ट्री एक्ट है 1948 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है जो खतरनाक है, जैसे कि आपका सर्कुलर हैंड सॉ है, ये खतरनाक है। मिलिंग मशीन यूज इन मेट्रोलॉजिकल बिजनेस, ये आपका मतलब ज़्यादा खतरनाक है। पावर प्रेस अदर देन जो है हाइड्रोलिक प्रेस, ये आपका ज़्यादा खतरनाक है, किसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका कारखाना जो कानून है 1948 इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को जो है उत्पन्न करती है और जो तत्काल मृत्यु का कारण भी बन जाता है। मतलब कितना तक आपको बिजली का झटका लगेगा तो मृत्यु किसी का हो सकता है, कितना तक लगेगा। तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को 0 से लेकर के और 1 मिली एम्पियर तक अगर किसी को झटका लगता है तो उसको महसूस ही नहीं होता है कि उसको करंट भी लगा है। लेकिन जब उससे ऊपर बढ़ता है 5 तक लगता है तो उसको महसूस होता है कि अच्छा कुछ तो हो रहा है। लेकिन जब उससे ऊपर बढ़ता है 10 के करीब जाता है तो झटका अच्छा खासा शुरू हो जाता है, और जब वही झटका बढ़ करके 20 तक हो जाता है तो उसका मे भी डेथ भी हो सकता है, मतलब मृत्यु भी हो सकता है। उससे ऊपर जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा वो बिल्कुल डेंजर कंडीशन में जाते जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 10 से 20 एम्पियर तक का झटका लगेगा तो उसका मृत्यु हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा चांस बनता है कि हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर 0 से 1 आपका अगर मिली एम्पियर का झटका लगता है तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, मतलब महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर 1 से लेकर के और 5 मिली एम्पियर तक का लगता है तो उसको पूरा झटका महसूस होगा। लेकिन यही अगर 10 से लेकर के और 20 मिली एम्पियर तक का झटका लगता है तो मे भी उसका क्या हो सकता है, तो मृत्यु भी हो सकता है।
तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। देखिए यही अपने पास क्वेश्चन था, आज 43 नंबर तक कर लिए। एक क्लास हम और लेकर के आएंगे, तब आपका 4 क्लास में सेफ्टी एंड हेल्थ का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो प्रीवियस एग्जाम में रेलवे एएलपी में, टेक्नीशियन में, इसरो में, डीआरडीओ में और जितना भी स्टेट का जो एग्जाम होता है उस सब में जो ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, उस सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बड़ी अच्छे से और आसानी से समझ में सब कुछ आ रहा होगा। लेकिन ये क्लास जो खत्म हो गया, इस पूरे क्लास को 5 मिनट में फर्स्ट स्लाइड से लेकर के और यहाँ तक का रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर स्लाइड पे। देखिए आपका जो पहला नंबर स्लाइड है वो 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू हुआ था। देखिए 26 नंबर में हम आपको क्या बताए हैं कि कौन जो है आपका हैंडबुक में, सेफ्टी हैंडबुक होता है उसमें शामिल नहीं होता है। तो आपका सेफ्टी जो हैंडबुक होता है इसमें आपका जो कारखाना कानून है, फैक्ट्री एक्ट, ये शामिल नहीं रहता है। बाकी आपका आधारभूत जो आपका जानकारियाँ होता है, उसका दिशा निर्देश क्या होता है, उसमें क्या सामान्य दोष है, ये सब आपका शामिल रहता है। अगला आपका क्या था? अगला था आपका कि जैसे कि हमें आग से सुरक्षा के लिए इसमें से क्या जो है गलत है, तो ऑप्शन आपका ए गलत था, बाकी चीज़ें आपका सही था। कि जैसे कि उसमें रेगुलर जो है इवैक्यूएशन ड्रिल होना चाहिए, मेंटेनेंस उसका होना चाहिए, जो रख रखाव है जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया उसका रख रखाव का मेंटेनेंस होना चाहिए, जो वहाँ पे कारीगर है या एम्प्लॉय है उसको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें सही होता है। अगला आपका क्या था कि इसमें से कौन सा जो फायर एक्सटिंग्विशर मतलब सोडा जो है, एसिड जो है, कौन सा इसमें जो है कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है आपका, उसके बाद आपका इसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो आपको आग के बुझाने में काम आता है। और जिससे हम वाटर से जिस आग को बुझाते हैं उसको हम क्लास ए में रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या था कि सेफ वर्किंग आपका क्या होता है, मतलब ये क्या होता है? तो इफेक्टिव होना चाहिए और करेक्ट वर्किंग वे होना चाहिए। अगला आपका क्या है? कह रहा है कि दुर्घटना पर अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं यानी किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? तो उनको सहायता प्रदान करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर तक ले जाने का कोशिश करना चाहिए, फर्स्ट एड का व्यवस्था करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। अगला आपका जैसे कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे ड्रेसिंग कर देना चाहिए और थोड़ा वहाँ से ब्लड को बाहर आने देना चाहिए ताकि विष जो है बाहर आ जाए। अगला आपका क्या है? यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि अगर कोई मुंह से सांस नहीं ले रहा है तो उसके कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसको सहायता जो है चिकित्सा सहायता जो उसको प्रदान करना चाहिए, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या था कि हम सर के सुरक्षा के लिए यानी कि हेड के प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाते हैं? तो हेलमेट लगाते हैं, उसके बाद हार्ड हैट भी लगाते हैं जिससे हमारा सर का सुरक्षा हो पाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या था कि आई के प्रोटेक्शन के लिए, तो आंख को बचाने के लिए हम किसका यूज करते तो गगल्स का भी यूज करते हैं, ग्लास का भी यूज करते हैं और फेस शील्ड का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए जरूरी होता है। फेस शील्ड जनरली वेल्डर के द्वारा यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। अगला देखिए। अगला जब का क्या है कि यानी कि शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो ओवरऑल्स का भी प्रयोग करते हैं, ग्लव्स का भी प्रयोग करते हैं, एप्रोन का भी प्रयोग करते हैं, ये सब के सब आपका जरूरी है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या था कि हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो हमें कहाँ पे खड़ा रहना चाहिए? तो उसके साइड में खड़ा रहना चाहिए, उसके फ्रंट में नहीं रहना चाहिए। अगला देखिए। अगला जब का क्वेश्चन था कि क्लास डी जो था ये आग को बुझाने के लिए जो हम ज्योमेट्रिकल सिंबल कौन सा यूज करते हैं? तो हम आपको सबके सब यहाँ पे दिखा दिए, क्लास ए बी सी डी सब में दिखा दिए। पहला का आपका ट्रेंगल, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का सर्कल, चौथा का आपका स्टार था। पहला का कलर ग्रीन था, दूसरा का आपका रेड, तीसरा का ब्लू और चौथा का क्या था? तो येलो यानी कि पीला कलर था। अगला देखिए। अगला आपका क्या था कि जैसे कि एक एक्सीडेंट जो होता है क्या होता है? तो ये आपका एक अवांछित जो है घटना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दुर्घटना बोलते हैं। अगला देखिए। अगला आपका क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो आग बनता था, फायर बनता था, किसके कॉम्बिनेशन से? तो हमें फ्यूल यानी कि ईंधन चाहिए, हीट चाहिए जितना प्रॉपर उसको जलने के लिए, और ऑक्सीजन, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है। ठीक है, अगला देखिए। और इसको बुझाने के लिए भी 3 गो प्रोसेस था, ये भी याद रखना। जैसे हीट को हटाएंगे तो कूलिंग मेथड बोलेंगे, अगर हम उसमें से फ्यूल को हटाते हैं तो स्टारवेशन मेथड बोलते हैं, और जब हम ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसको यानी कि स्मूथरिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका क्या था कि यहाँ पे, हाँ ठीक है, यही आपका है। नहीं, अगला था आपका कि जैसे कि यहाँ श्रेणी की बात कर रहा था, जो आपका गैस आएगा या लिक्विफाइड जो गैस आएगा किस श्रेणी में? तो क्लास सी में आएगा। हम ये पूरे के पूरे आपका क्लास ए बी सी डी सब हम आपको बता दिए। ठीक है, अगला देखिए।
अगला आपका यहाँ पे मिलान करने वाला था जो बड़ी आसानी से आप मिला लिए। क्लास ए जो है वुड के साथ मिल जाएगा, बी जो है लिक्विड के साथ, और सी जो है आपका गैस के साथ, और डी जो है आपका मेटल्स या फिर क्या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिल जाएगा। अगला आपका जो कारखाना जो कानून था, फैक्ट्री एक्ट जो 1948 था, भाग 23 था, उसमें जो है कौन सा मशीन जो है डेंजर नहीं है, तो ग्राइंडिंग मशीन आपका डेंजर नहीं है। बाकी जो इसमें 3 दिया है ये आपका डेंजर है, ठीक है। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 से अगर 20 मिली एम्पियर तक का करंट किसी को लगता है तो उसको में भी मृत्यु भी हो सकता है, यानी कि डेथ हो सकता है, ठीक है। उससे कम अगर 0 का 1 का लगता है, 0 से 1 के बीच में लगता है या 5 तक लगता है तो उसको थोड़ा झटका महसूस होता है, लेकिन उससे उसका डेथ नहीं हो सकता। 10 से 20 के बीच में भी कम जरूरी नहीं कि उसका डेथ हो ही जाएगा, लेकिन पूरे संभावना रहता है क्योंकि वहाँ पे तेज झटका लगता है, ठीक है। तो अगर आज के क्लास आपको समझ में आ गया तो मेरे साथ बस आप जुड़े रहिए, आपको पूरे के पूरे जितना अच्छा से हो सके पूरे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।